हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द पीएन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे लेक्चर की अगले वीडियो सीरीज में। आई होप आप अभी तक परफेक्ट रिवीजन कर रहे होगे और आपकी स्टडी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमने यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखा था। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हमारे कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन। क्या नाम है बेटा? साइन कन्वेंशन। अगर थोड़ा आज आपको ऐसा महसूस होगा कि ये साइंस की क्लास ना होकर थोड़ी बहुत मैथ्स की क्लास की तरफ जा रही है, बराबर, क्योंकि आज हमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है। ऐसा मान के चलिए कि अगर आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो कंपलसरी एक न्यूमेरिकल या इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला या इसके रिगार्डिंग किसी ना किसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है आने वाला है। मतलब समझिए कि साइन कन्वेंशन या तो इसके बाद हम जो इसके ऊपर से जो मैथमेटिकल चीज़ आज पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेटली आपके टॉपिक में, आपके एग्जाम में गुजरात बोर्ड में आने वाला है। रही बात सीबीएसई की, तो सीबीएसई में भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर या तो दो तरह से ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं या तो कोई केस स्टडीज के ऊपर से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन है क्या। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर नॉर्मल ग्राफ का नॉलेज है, राइट, तो हमें पता होगा कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो ये जो है वो हमारा ओरिजिन है, जहां से ये एक्स एक्सिस होगी और ये जो है वो माइनस एक्स एक्सिस होगी, बराबर। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी और जब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए अब इसका ये जो चीज़ है वो यहाँ पर किस तरह से समझते हैं, बराबर। तो पहले तो फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो है वो नेगेटिव होगी और कुछ चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होती हैं, बराबर। मतलब कि अगर हम साइन कन्वेंशन के बारे में बातचीत करें तो दो तरह की साइन हम देखेंगे, एक कुछ नेगेटिव साइन होगी और कुछ पॉजिटिव साइन होगी। तो हमें नेगेटिव कौन सी चीज़ को लेना है और पॉजिटिव कौन सी चीज़ को लेना है वो समझते हैं। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि लाइट जो है हमेशा जब हम पढ़ाई करते हैं अभी के पर्पज से, फिर जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में आती है, बराबर। और जब अगर हम ग्राफ का नॉलेज यूज करें तो जब भी हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो हम ओरिजिन से मेजर करते हैं कि ये ओरिजिन से ऊपर कितना है, ओरिजिन से नीचे कितना है, बराबर। तो यहाँ पर हम जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे वो पोल से करेंगे कि पोल से ऊपर की तरफ है, पोल से नीचे की तरफ है, पोल से इस तरफ है या पोल से इस तरफ है, बराबर। ठीक है, अब देखिए लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आती है हमेशा। हमें जितने भी स्टडी करी है अभी तक हमने लाइट को इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ भेजा हुआ है। तो जो लाइट की जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ की होगी, हाँ के ना। ठीक है, अब जब आप याद करिए वो दिन जब आप लोगों ने बताया था मुझे कि सर इसको हम पोल बोलते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे और इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना। ऐसा बताया था आपने। तो ये जो डिस्टेंस है वो पोल से इस तरफ मेजर करेंगे ना। अब क्योंकि इंसिडेंट रे जो है वो इस तरफ आती है और आप जो लेफ्ट साइड वाली ये जितनी भी एंटिटी है उसको आप इस तरफ से मेजर करोगे, ये लाइट की डायरेक्शन, और जो डिस्टेंस मेजर करोगे आप उसके अपोजिट में मेजर करोगे। तो क्या होगा, तो कि जितनी भी चीजें आप लेफ्ट साइड में लिख रहे हो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, सर जो लेफ्ट साइड में है वो सारी की सारी क्या बोला जाएगा, नेगेटिव डिस्टेंस होगा। रीजन आपको समझ में आया होगा अब। और जो राइट साइड में है आप क्या करते हो, तो कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और मेजरमेंट भी आप इसी डायरेक्शन में कर रहे हो, इसीलिए ये सारे जो डिस्टेंस जो भी आपके राइट में आते हैं वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब एक और चीज समझ सकते हो कि राइट साइड में एक्स की पॉजिटिव एक्सिस होती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ऊपर की तरफ जाइए तो आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस मिलेगा और नीचे की तरफ आपको नेगेटिव वाई एक्सिस मिलेगा। ओके, तो लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब जब अगर मैं बोलूं कि बेटा आप आपकी जो हाइट है वो क्या है, अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा आपकी हाइट क्या है तो आप किस तरह से डिस्टेंस मेजर करते हो। आप
ऐसे हॉरिजॉन्टली महसूस करते मतलब मेजर करते हो या वर्टिकली मेजर करते हो? वर्टिकली जाओगे ना, तो अगर आपको पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट या इमेज जो है उसकी हाइट कितनी तरफ है, तो आप क्या करोगे? आप उसको ऐसे मेजर करोगे या पोल से इतना डिस्टेंस है, ये बेटा जो ये जो चीज है वो डिस्टेंस है, बराबर। और यहां से आप प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ से ऊपर या नीचे जा रहे हो, वो आपकी हाइट है, बराबर। तो यहाँ पर आपकी अपवर्ड्स हाइट है और यहाँ पर डाउनवर्ड्स हाइट है, और हमें पता है कि जो अपवर्ड्स चीज है वो पॉजिटिव होगी और जो डाउनवर्ड चीज है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए आपके हाइट में जो भी चीजें आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो वो आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और जो चीजें नीचे की तरफ आएगी वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? ओके। अब किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव, वो आप थोड़ा अंदाजा आया। मैंने यहाँ पर एक समरी जैसा लिख देता हूं यहाँ पर कि सपोज कि जो चीज लेफ्ट में ले रहे हो आप, वो लेफ्ट वाली चीज को क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव बोलेंगे। और जो चीज आप राइट में लिखोगे, जो चीज आप राइट साइड से मेजर करोगे, वो सारी की सारी चीजें क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, ओके। फिर जो हम अपवर्ड मेजरमेंट करते हैं, अपवर्ड जो मेजरमेंट करते हैं, बराबर, वो भी पॉजिटिव होगी, और जो डाउनवर्ड्स मेजर करते हैं वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है इतनी चीजें? डन। अब हम साइन कन्वेंशन के ऊपर आते हैं कि साइन कन्वेंशन के अंदर हमें किस तरह से चीजों को करना है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक या आपकी नोटबुक या टेबल में आपको क्लास में करवाया होगा, आपने उसको बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके याद रखा होगा। इस लेक्चर के बाद आप एक भी पॉइंट याद नहीं रखोगे। हैं सर, याद नहीं रखो तो भणवानु हूँ काम? याद नहीं रखना, इसका मतलब ये है कि आपको उसका रट्टा नहीं मारना है, उसको मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ उसको समझना है और बस आगे परफॉर्म करना है। इस लेक्चर के बाद आपकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी उसको याद रखने की। आप उसको एकदम शांति से आराम से उसको समझ के ही याद रख लोगे। आगे बात समझ में? ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। कैसे? समझो बात से। देखो, कॉन्केव मिरर, आप थोड़ा इसके लिए एक नीड है, एक चीज की नीड है कि आपको रे डायग्राम के जो कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। जो रे डायग्राम के जो डायग्राम है वो अच्छे से आएंगे तो आपको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया है तो हमें मालूम होगा कि जो कॉन्केव मिरर है, ओके, बराबर, उस कॉन्केव मिरर के अंदर हम क्या करते हैं? कॉन्केव मिरर के अंदर हम इस तरफ ऑब्जेक्ट रखते हैं और इमेज भी इस तरफ होती है। अगर मैं कॉन्केव मिरर यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये मेरी इमेज हो जाएगी कहीं पर, है ना? ऐसा कुछ रे डायग्राम होता है। ठीक है, चलिए तो एक चीज समझाता हूं मैं आपको। एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक होता है इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक होता है इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से मेजर करते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम v से मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि u होगा और एक होगा इमेज डिस्टेंस जो कि क्या होगा? v होगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर, इस ऑब्जेक्ट से पोल तक का ये जो डिस्टेंस है, बराबर, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, और ये पोल से जो इमेज तक का जो डिस्टेंस है यहां तक का, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? v बोलते हैं, मतलब कि इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो तो एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा और एक इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमें थोड़ी चीजें क्लियर होगी कि अच्छा, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, एक इमेज डिस्टेंस होगा। अगर मैंने यहाँ पर अगर मैंने u लिखा है और v लिखा है तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी बात कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है। ओके, चलो कोई बताएगा f का मतलब क्या होगा? हाँ सर, फोकल लेंथ होता है। r का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाँ के ना? तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो नीचे की तरफ है वो इमेज की हाइट है, तो हम उसको h डैश की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? h डैश की तरह। क्लियर? चलिए, परफेक्ट। अब थोड़ा आगे समझते हैं, आगे की कहानी क्या होगी हमारी। ओके, चलिए अब
साइन कन्वेंशन का टेबल की ड्रॉ करने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा u है, ऑब्जेक्ट है, वो मैंने बताया ना कि डिस्टेंस को लेफ्ट या राइट में मेजर करो। तो मुझे ये बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है। क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, बराबर। अब इमेज जो है वो भी कहाँ पर होगी, वो भी लेफ्ट साइड में होगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, चलिए अब ये हमारा P, ये हमारा F और ये हमारा C। तो F और P का डिस्टेंस वो कहाँ साइड है, तो कि सर नेगेटिव में फोकल लेंथ भी क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। R की वैल्यू, R इस तरफ से मेजर करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा सर जी, वो भी आपका नेगेटिव R हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं H और H डैश। तो क्योंकि H और H डैश जो है वो हमें हाइट मेजर करनी है, तो हाइट को हम या अपवर्ड या तो डाउनवर्ड से मेजर करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट है वो आप ऊपर की तरफ मेजर करते हो, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव H आएगी। वहीं पर आप जो इमेज की हाइट है वो आप नीचे की तरफ ले जाते हो, तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो H डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये सब केसेस किसके लिए होते हैं, तो कि सर कॉनकेव मिरर के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, ये कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन क्या हर बार ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं आप, अगर पहला केस देखो इनफाइनाइट है, मतलब कि वो लेफ्ट साइड, फिर F पर है, फिर बियॉन्ड C एंड F, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, 5 केस अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि सब हर बार इमेज आपको लेफ्ट साइड में ही मिल रही है। लेकिन छठा केस अगर आप देखो तो वहां पर इमेज जो है वो आपको राइट साइड मिलेगी, और यहां तक आपको इमेज रियल में मिल रही थी, वहां पर आपकी इमेज क्या हो जाएगी बेटा, वर्चुअल। तो कॉनकेव मिरर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल इमेज का पार्ट, और कॉनकेव मिरर के अंदर ही हमारे पास एक और पार्ट है जिसको हम बोला जाता है वर्चुअल इमेज। क्या बोला जाता है बेटा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अगर हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, मतलब अगर हम 6th वाला जो केस है अगर इसके बारे में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा PFC ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा और जो इमेज है वो हमारी यहाँ पर होगी। हाँ के ना, चलिए तो जो u है वो हमें पता है कि ये लेफ्ट साइड है, तो u की वैल्यू तो नेगेटिव में ही आएगी। v की जो वैल्यू है वो राइट साइड में चली जाएगी, तो जो v की वैल्यू है अब वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी भी लेफ्ट साइड में ही है, इसलिए f की वैल्यू भी माइनस और r की वैल्यू भी माइनस। ऑब्जेक्ट जो है अभी भी वो ऊपर की तरफ ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव आएगी। अब क्योंकि ये इरेक्ट है तो इसकी हाइट भी ऊपर की तरफ ही जा रहेगी, तो h डैश की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। क्या सारे बच्चों को ये सारी की सारी साइन क्लियर हुई? अब मुझे बताओ, इस पॉइंट के बाद अगर आपने ये डायग्राम याद रखा हुआ है तो क्या मुझे बताओ कोई भी बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी ये टेबल को याद रखने की? नहीं, आप सिर्फ कौन सा मिरर है ये देख के ही आप पता लगा पाओगे कि यहाँ पर ऊपर की साइन आएगी या नेगेटिव साइन आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं एक और पॉइंट के थ्रू। ओके सर, ये तो हो गया कॉनकेव मिरर। अब आप क्या बच्चे इतने होशियार बन चुके हो कि वो जो लोग हैं वो, क्या आप इतने स्मार्ट बन चुके हो कि आपको अगर मैं बोलूं कि बेटा अब मैं यहाँ पर सपोज कि कॉन्वेक्स मिरर लिखूं, यहाँ पर जो है अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लिख दूं तो क्या आप उसका भी साइन इजीली बता पाओगे? कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही टाइप का डायग्राम आता है, रियल हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही आएगा। तो उसमें तो हमेशा अगर हमें देखे तो कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया हमारा P, ये F और ये C, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा और इमेज भी यहाँ पर ही होगी। ऑलवेज हर बार यही केस आने वाला है। ओके, तो U की जो वैल्यू है वो क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है इसलिए वो -U। V जो है वो भी आपका किस तरफ है, लेफ्ट साइड में ही है, इसलिए V की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो कि सर जी ओके गलती हो गई सर जी आपसे, ये आपने कॉनकेव मिरर ही ड्रॉ कर दिया, बराबर। ये हमने क्या कर दिया, कॉनकेव मिरर ही ड्रॉ कर दिया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या आएगा, इस तरफ से आएगा ना, ये P, ये F और ये C। ठीक है, चलिए अब इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा और इमेज कहाँ पर होगी, इस साइड होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो अभी भी लेफ्ट साइड में ही है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। ओके, और इमेज जो है क्योंकि वो राइट साइड शिफ्ट हो चुका है तो इमेज क्या हो जाएगी बेटा, +V। F और C भी राइट साइड में शिफ्ट हो गए तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, +F और ये +R। क्या ऑब्जेक्ट और इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट क्या दोनों ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं? यस, तो दोनों ही वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव H और पॉजिटिव H डैश। क्लियर?
चलो, अगर आपको इतने कॉन्सेप्ट रेडी है तो आप जो है वो आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर रहा है उसको समझने के लिए आप जो है वो रेडी रहोगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के बारे में पूरी जो डिटेल अभी मैंने आपको समझाई है वो जो टेबल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर है। आप पहले इसको समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं, बराबर। इसको अगर आपने समझ लिया होगा इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करोगे तो कि आप इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं साइड में ले लेता हूँ सो दैट कि ये आपको परेशान ना करे, बराबर। इसको ठीक है, चलिए अब ये रेडी है। ठीक है, चलो ये साइन कन्वेंशन के बारे में टेबल हो गया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है तो कि सर जी यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। क्या नाम बोला जाता है बेटा? मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन के बारे में बातचीत हो गई, तो जो आपका मिरर फॉर्मूला है यहाँ पर आपने देखा होगा यू, वी और एफ। तो ये जो यू है इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी का मतलब होगा इमेज डिस्टेंस और एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। और इन तीनों का जो रिलेशन है, इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को बोला जाता है मिरर फॉर्मूला, जो कि कुछ कुछ ऐसा दिखेगा 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो जाएगा आपका मिरर फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है इसके बारे में। किसके बारे में तो कि सर ये रहा, बराबर। तो मैग्निफिकेशन जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? मैग्निफिकेशन जो है वो ये फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि जो मैग्निफिकेशन है वो है क्या कि इमेज आपकी कितनी मैग्नीफाइड हुई है, कितनी बड़ी हुई है, इसका नॉलेज देता है। और ये हमें तभी पता लगा पाएगा अगर हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, तो आज से हमारा काम है ये दो फॉर्मूला याद रख लेने का। पहला मिरर फॉर्मूला के बारे में और दूसरा जो है वो मैग्निफिकेशन के बारे में। और इसके बारे में हमें कोई याद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप जब भी ज़रूरत होगी आप एज इट इज़ ये टेबल बना सकते हो। कैसे? एक बार आप रे डायग्राम को इमेजिन करोगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आप अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए पहले तो ये दोनों फार्मूला, उसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड फार्मूला और फिर ये टेबल, ये तीनों ही चीज़ें टाइटल मारिए साइन कन्वेंशन और ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद टाइटल मारिए मिरर फार्मूला एंड देन मैग्निफिकेशन और फिर ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आप अभी फटाफट कर दीजिए। मैं वीडियो को पॉज करिए और ये वाली जो चीज़ है वो कंप्लीट लिख लीजिए आप। ठीक है, चलो यहाँ से दिस वन और यहाँ से ये। ठीक है, यहाँ सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट मैग्निफिकेशन यहाँ से, बराबर। तो ये जो हाईलाइट करी हुई चीज़ें हैं 9.3 और 9.1 और 9.3, ये दोनों फार्मूला और ये साइन कन्वेंशन में हट जा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो, पहले इतनी चीज़ें लिख लो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। लिख लो इतनी चीज़ें। क्या आप सारे बच्चे रेडी रहेंगे? चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे अगले पड़ाव की, जो कि बहुत ही प्यारा शुरुआत करते हैं मिरर फार्मूला, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है 1/v प्लस 1/u। ये रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हमने देखा मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन बेसिकली आपकी हाइट, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एक रेशियो है। ठीक है, चलो ये दोनों फार्मूला और ये एक फार्मूला और पहले जो हमने साइन कन्वेंशन का टेबल दिया था वो। अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आपके नॉलेज में है तो हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में, बराबर। और इसके लिए कंपलसरी आपको ये टेबल चाहिए। तीसरी बार मैंने इसीलिए जानबूझ के लाया हूँ सो दैट कि आपको ये पता चले कि सर कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक स्लाइड में आपने उसको उखाड़ के लाके दिया हुआ है, लेकिन अब हम उसको यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलो भाई, बाय बाय। अब हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है हमारा एग्जाम्पल 9.1। क्या बोलता है समझिए, कॉन्वेक्स मिरर। अब आप सीधा सीधा चले जाओगे टेबल के अंदर, तीसरे वाले सेक्शन के अंदर जहाँ पर हमने कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया था, बराबर। आप सबसे पहले यहाँ से डेटा बनाओ और वो डेटा लिखने के बाद फार्मूला लिखो और वो फार्मूला लिखने के बाद आप उसके स्टेप्स लिखो और लास्ट में आप उसके आंसर और यूनिट्स को लिख दीजिए। इतना अगर आप करते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर
पर बीच में जो है वो आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। आपको दिक्कत होती है सॉल्यूशन लिखने में, ये और ये आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में से निकाल सकते हो, और आंसर्स और सॉल्यूशंस अगर सही होगा तो आंसर भी सही होगा, सॉल्यूशन में गड़बड़ आई तो आंसर भी गड़बड़ाया जाएगा, बराबर। तो एटलीस्ट ये 4 चीज़ें कंप्लीट कर लोगे और ये 2 चीज़ों आप के 50% मार्क कवर कर देगा। अगर आपने सॉल्यूशन में और आंसर्स में कुछ माइनर गलती करी है तो वहाँ पर थोड़े मार्क कट सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपने ये फॉर्मेट कंप्लीट रखा तो आपको मैक्सिमम, जो अगर आपका गलत भी होगा तो भी आपको कुछ मार्क जो है वो मिल जाएंगे फॉर्मेट्स के रिगार्डिंग। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है रियर व्यू ऑटोमोबाइल्स के लिए। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 3 मीटर है। समझिए ध्यान से, यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है और इस कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस है वो 3 मीटर है। अगर आगे कुछ भी ना हो लेकिन हमें पता है कि सर जी रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि ये r की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि r जो है वो 2f होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, बराबर। और क्योंकि ये फोकल लेंथ का डबल होगा तो हमें पता रहेगा कि सर जी ये जो है यहाँ पर फोकल लेंथ वो r के हाफ में रहेगी, r/2 रहेगा। अब क्योंकि फोकल लेंथ ऐसी है तो इसका मतलब ये 3/2 मीटर रहेगा क्या, फोकल लेंथ की वैल्यू। सर आपने क्यों फोकल लेंथ ढूंढा? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि बस लोकेटेड एट 5 मीटर। अब बस खुद लोकेट हो रही है, दैट मीन्स कि बस खुद वहां पर प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स कि ये हमारा r की वैल्यू बता रहा है, तो ये जो है वो हमें किसकी वैल्यू बता रहा है, u की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। u की वैल्यू है यहाँ पर वो 5 मीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज के बारे में, बराबर। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज के बारे में। चलो, तो पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब कि आपको v को ढूंढना है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है आपको v को ढूंढना है, और आगे आपको नेचर एंड साइज भी चीजें ढूंढनी है, ठीक है। चलो, तो ये आपका डेटा हो गया। अब इस डेटा के बाद हमें पता है कि यहाँ पर हम किस चीज का यूज करने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो अगर मिरर फॉर्मूला का यूज करें उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है वो ये है कि यहाँ पर आपका साइन, कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको सबसे पहले डेटा लिखने के बाद साइन फिलअप करनी है। कॉन्वेक्स मिरर है तो आप, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, फोकस और r इस तरफ है, इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। u यहाँ पर होता है, इसका मतलब ये u की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़े तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला होगा वो होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्योंकि हमें v के बारे में ढूंढना है तो u को हम उस तरफ शिफ्ट करें तो ये फॉर्मूला जरा हो जाएगा क्या, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सीधा आप डेटा लिख सकते हो। f की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ पर ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, माइनस u की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है सर, -5 के बराबर है ना। चलिए, तो इसको अगर हम यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दे तो ये 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको मैं जरा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक और चीज समझानी है, ठीक है, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ओके, 1/v की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या रहेगी, 1/v की वैल्यू रहेगी 2/3 प्लस 1/5, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो आपको आगे बढ़ के क्या करना है तो कि सर जी यहाँ से हमें आपको क्या करना है, आपको कि एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो सकता है बेटा, तो कि 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 15। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझिए कि अब आपको क्या करना है, एलसीएम 15 मतलब कि आपका जो कॉमन मल्टीपल है, इन दोनों जो नंबर है उन दोनों का आपको कौन सी कॉमन संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिन बच्चों को एलसीएम में दिक्कत आती है आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो भाई। आप सिर्फ एक नंबर सोचो, 5 और 3, बराबर। इस 5 और 3 नंबर को टेबल बोलते जाओ और ऐसी कौन सी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे जिसकी वजह से ये दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो आप अगर 5 का टेबल बोलो तो पता चलेगा कि सर अगर मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे दोनों का आंसर क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेम वे यहाँ पर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ के ना। ओके, अब हम इसी स्टेप को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि
जो 1/v है, अब ये 1/v 2 से 5 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा वो 15, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये 3 और ये क्या हो जाएगा सर जी 15। क्लियर हो गई बात। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि सर ये डिनोमिनेटर में तो दोनों नंबर सेम टू सेम दिख रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 15? क्यों नहीं, आराम से लिखो, शौक से लिखिए, बराबर। चलो अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये हमें पता लगा देगा कि सर जी ये 1/v की वैल्यू 13/15 मतलब कि 13/15 आ रहा है। यस, डन। चलो अब यहां से हम v की वैल्यू क्या सोच सकते हैं, ये 15 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और v की वैल्यू जो है 13 से मल्टीप्लाई होगी, तो अल्टीमेटली हम इसको अगर रिवर्स कर दे तो ये v की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15/13 मीटर। क्लियर है इतना? डन। चलो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू 15/13। थोड़ा आगे जाते हैं। अब हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, हमें यहाँ से ये पूछा गया है कि आप जो है वो क्या बताओगे, नेचर और साइज। अभी नेचर को होल्ड पर रखो, वैसे तो नेचर मिल चुका है लेकिन मैं आपको दो चीजों से समझाना चाहता हूं, इसलिए रुको। अभी फिलहाल हम साइज की ओर आगे बढ़ते हैं। अब साइज के लिए मैंने बताया कि हमें अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो हमें पता चलेगा उसकी साइज से। और ये साइज कैसे पता चलेगी, तो कि सर वो पता चलेगा हमें मैग्निफिकेशन से। कैसे पता चलेगा बेटा, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले दो होते हैं, एक होता है h' और दूसरा होता है -v/u। अब क्योंकि हमें कहीं पर भी h के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहां से ये फॉर्मूला कैंसिल करके सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, तो कि सर जी हम -v/u का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि जहां जहां पर भी माइनस साइन है मैंने यहाँ पर ब्रैकेट किया हुआ है और इस फॉर्मूला के आगे भी जो है वो क्या है, माइनस की साइन है। इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। और इस टॉपिक में जो गलती होती है वो सिर्फ और सिर्फ साइन की ही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाहर एक माइनस की साइन हो गई, बराबर। आपको आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा मैं दूर लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो, बराबर। चलो कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि पूरा कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। m इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो माइनस v की वैल्यू क्या है सर, v की वैल्यू है 15/13 और u की वैल्यू कहां पर है, तो कि सर u की वैल्यू है -5। तो यहां पर 13 से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा 5। अब समझो बात को, बराबर। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है सर ये 5 और 15 कट होगा 5 3 से, और यहाँ पर माइनस और माइनस की साइन भी कैंसिल आउट होकर देगा एक दूसरे को। तो m की वैल्यू जो है वो फाइनली निकल के आती है 3/13। क्या निकल के आती है, 3/13। अब इन दोनों ही नंबर जो है वो हमारा आ चुका है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो आप अब देखो v की वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज करी थी, इसलिए मैंने इस नंबर को फ्रैक्शन में लिया था। आप क्या कर सकते हो, आप पहले इसको यूटिलाइज करके फाइनल आंसर निकाल दो और अब आप समझ सकते हो कि ये v की वैल्यू हमें डेसिमल में कितनी आ सकती है। तो जरा 13 का टेबल बोलो, 13 1 जा 13 और 2 बचेगा और ऊपर से 0 आएगा तो 1.1 के समथिंग। आप 13 का टेबल बोलो तो ये 1.1 मीटर के हिसाब से कुछ आंसर आ जाएगा, 1.1 मीटर के आसपास इसका आंसर आ चुकेगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये 3 है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो अगर हम 3 0 कर दे तो ये 0.2 और चलो 30 तो 3 2 26 और 26 तो 4 बचेगा, और तो इसका मतलब होता है ये 0.2 के समथिंग आपका आंसर m की वैल्यू आ जाएगी, बराबर। तो ये 0.2 समथिंग आएगा और ये 1.1 के समथिंग आएगा। क्लियर इतनी चीज। तो यहां से हमें क्या पता चला कि सर, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें ये पता चला कि पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो आपकी इतने बराबर आती है और जो मैग्निफिकेशन है या साइज ऑफ द इमेज जो है वो इसके बराबर आता है। मेरा कहने का पॉइंट इतना ही है कि आप इसको फ्रैक्शन में बाद में कन्वर्ट कर देना। सबसे पहले आप ट्राई करो उसको, सॉरी डेसिमल में आप बाद में कन्वर्ट कर लेना। सबसे पहले आप इसी फ्रैक्शन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 99.99 नहीं, 100% आपका आंसर एकदम सही आएगा अगर आपने साइन की गड़बड़ नहीं करी है तो। अब आता है इसके ऊपर नेचर ऑफ द इमेज के लिए। अब एक चीज़ है, हमें अगर आपके m की वैल्यू दो तरह से होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अगर आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये आपको वर्चुअल इमेज देता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। और
नेगेटिव इमेज जो है वो हमें रियल, नेगेटिव वैल्यू जो है वो रियल देता है। अब क्योंकि हमारी m की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, वर्चुअल इमेज मिलेगी। और v की वैल्यू आप देख सकते हो कि सर v की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब हमें जो है इमेज मिरर के राइट साइड में मिलेगी। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बोलते हैं, साइज में बड़ी होती है, सॉरी साइज में क्या आई मीन्स नेचर में इरेक्ट होती है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेचर होगा वो नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज जो है, नेचर ऑफ इमेज जो है वो क्या रहेगा सर जी, वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है, और अगर हमें साइज पूछा जाए कि सर साइज जो है, अगर हमेशा ध्यान में रखिए कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू, यहाँ से एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो 3 तरह से आती है, एक 1, एक लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 1। अगर m की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब है सेम, उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगा बेटा, सेम एज ऑब्जेक्ट होगा। अगर उसकी साइज जो है वो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये साइज कैसी हो जाएगी, लार्जर इमेज हो जाएगी। और अगर इसकी साइज 1 से कम है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर इमेज हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो 0.2 मतलब कि स्मॉलर साइज दिख रही है, तो ये जो है वो आप पता अब लग गया होगा। अब देखो पूरा हमारे पास प्रूफ है, समझो बात को, यहाँ से हमारे पास प्रूफ है कि कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब हमारा नॉलेज चेक करते हैं। नॉलेज में क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड में होगा, इसलिए हमने माइनस में साइन ले लिया। इमेज जो है वो हमारी लेफ्ट साइड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका लेफ्ट साइड में होगा, इमेज जो है वो आपकी राइट साइड में होगी। ठीक है, चलो अब इमेज क्योंकि राइट साइड में होगी और हमेशा इमेज हमें छोटी मिलती है, ये हमारा नॉलेज बोलता है। हाँ ओके, ये हमारा नॉलेज बोलता है। अब हमारा प्रूफ समझो कि हमने क्या किया, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। जैसे ही हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो हमें जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव मिली। अब क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव है तो अब हमारा दिमाग चमकेगा कि हाँ कॉन्वेक्स मिरर में वो राइट साइड में होगी। डन, ओके। अब आते हैं इसके ऊपर कि m की वैल्यू भी पॉजिटिव मिली। अब क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज देगा, वो भी हमें पता चल गया कि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल है। सेकंड प्रूफ इज क्लियर। नाउ m की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, इसका ये भी मतलब हो गया सर इमेज जो है वो अब स्मॉल हो गई। हाँ के ना, तो हमने जो भी नॉलेज गेन किया था थ्रू द रे डायग्राम, क्या यहाँ पर हर एक चीज प्रूव हो रही है कि कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज मिलती है, राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव मिलेगा, और क्या बोलते हैं वर्चुअल मिलेगा बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू है। डन, बोलो कोई प्रॉब्लम। पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं एकदम मक्खन की तरह दिमाग में उतरा। ये सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी डिटेल में है, आप कोई भी बुक उठा लो, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको कहीं पर भी नहीं मिला होगा। हर जगह पर इसको एकदम शॉर्ट में एक फॉर्मूला और एक लाइन और लास्ट लाइन आंसर, 3 लाइन में या 4 लाइन में मैक्सिमम आंसर खत्म कर देते हैं। आप देखो पूरी स्लाइड भर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। LCM की मेथड भी मैंने आपको समझाई है, v की वैल्यू, फिर ये मेथड, ये आपका ओवरऑल किस तरह से आंसर का पैटर्न होता है, m की वैल्यू के हिसाब से भी क्या पॉइंट्स आता है, और फिर ये पूरा का पूरा। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा जो मिरर फॉर्मूला के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, अब आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी में, बराबर। और इसके लिए कंपलसरी आपको ये टेबल चाहिए। तीसरी बार मैंने इसीलिए जानबूझ के लाया हूँ सो दैट कि आपको ये पता चले कि सर कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक स्लाइड में आपने उसको उखाड़ के ला के दिया हुआ है, लेकिन अब हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलो भाई, बाय बाय। अब हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है हमारा एग्जाम्पल 9.1। क्या बोलता है समझिए, कॉन्वेक्स मिरर। अब आप सीधा सीधा चले जाओगे टेबल के अंदर, तीसरे वाले सेक्शन के अंदर जहाँ पर हमने कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया था, बराबर। आप सबसे पहले यहाँ से डेटा बनाओ और वो डेटा लिखने के बाद फार्मूला लिखो, और वो फार्मूला लिखने के बाद आप उसके स्टेप्स लिखो, और लास्ट में आप उसके आंसर और यूनिट्स को लिख दीजिए। इतना अगर आप करते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में जो है वो आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। आपको दिक्कत होती है सॉल्यूशन लिखने में, ये और ये आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में से निकाल सकते हो, और आंसर्स और सॉल्यूशंस अगर सही होगा तो आंसर भी सही होगा, सॉल्यूशन में गड़बड़ आई तो आंसर भी गड़बड़ाया जाएगा, बराबर। तो एटलीस्ट ये 4 चीज़ें कंप्लीट कर लोगे और ये 2 चीज़ों आपके 50% मार्क कवर कर देगा। अगर आपने सॉल्यूशन में और आंसर्स में कुछ माइनर गलती करी है तो वहाँ पर थोड़े मार्क कट सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपने ये फॉर्मेट कंप्लीट रखा तो आपको मैक्सिमम जो अगर आपका गलत भी होगा
होगा तो भी आपको कुछ मार्क जो है वो मिल जाएंगे फॉर्मेट्स के रिगार्डिंग। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है रियर व्यू ऑटोमोबाइल्स के लिए। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 3 मीटर है। समझिए ध्यान से, यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है और इस कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस है वो 3 मीटर है। अगर आगे कुछ भी ना हो लेकिन हमें पता है कि सर जी रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि ये r की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि r जो है वो 2f होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, बराबर। और क्योंकि ये फोकल लेंथ का डबल होगा तो हमें पता रहेगा कि सर जी ये जो है यहाँ पर फोकल लेंथ वो r के हाफ में रहेगी, r/2 रहेगा। अब क्योंकि फोकल लेंथ ऐसी है तो इसका मतलब ये 3/2 मीटर रहेगा क्या, फोकल लेंथ की वैल्यू। सर आपने क्यों फोकल लेंथ ढूंढा? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि बस लोकेटेड एट 5 मीटर। अब बस खुद लोकेट हो रही है, दैट मीन्स कि बस खुद वहां पर प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स कि ये हमारा r की वैल्यू बता रहा है, तो ये जो है वो हमें किसकी वैल्यू बता रहा है, u की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो जो u की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो u की वैल्यू है यहाँ पर वो 5 मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज के बारे में, बराबर। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज के बारे में। चलो, तो पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब कि आपको v को ढूंढना है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है आपको v को ढूंढना है और आगे आपको नेचर एंड साइज भी चीज़ें ढूंढनी है। ठीक है, चलो तो ये आपका डेटा हो गया। अब इस डेटा के बाद हमें पता है कि यहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो अगर मिरर फॉर्मूला का यूज़ करें उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि यहाँ पर आपका साइन, कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको सबसे पहले डेटा लिखने के बाद साइन फिलअप करनी है। कॉन्वेक्स मिरर है तो आप, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, फोकस और r इस तरफ है, इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। u यहाँ पर होता है, इसका मतलब ये u की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़े तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला होगा वो होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्योंकि हमें v के बारे में ढूंढना है तो u को हम उस तरफ शिफ्ट करें तो ये फॉर्मूला जरा हो जाएगा क्या, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप सीधा आप डेटा लिख सकते हो। f की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ पर ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए माइनस u की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है सर, -5 के बराबर है ना। चलिए तो इसको अगर हम यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दे तो ये 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं ज़रा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक और चीज़ समझानी है। ठीक है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ओके, 1/v की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या रहेगी, 1/v की वैल्यू रहेगी 2/3 प्लस 1/5, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो आपको आगे बढ़ के क्या करना है तो कि सर जी यहाँ से हमें आपको क्या करना है, आपको कि एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो सकता है बेटा, तो कि 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 15। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझिए कि अब आपको क्या करना है, एलसीएम 15 मतलब कि आपका जो कॉमन मल्टीपल है, इन दोनों जो नंबर है उन दोनों को आपको कौन सी कॉमन संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिन बच्चों को एलसीएम में दिक्कत आती है आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो भाई। आप सिर्फ एक नंबर सोचो, 5 और 3, बराबर। इस 5 और 3 नंबर को टेबल बोलते जाओ और ऐसी कौन सी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे जिसकी वजह से ये दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो आप अगर 5 का टेबल बोलो तो पता चलेगा कि सर अगर मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे दोनों का आंसर क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेम वे यहाँ पर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ के ना। ओके, अब हम इसी स्टेप को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि
जो 1/v है, अब ये 1/v 2 से 5 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा वो 15, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये 3 और ये क्या हो जाएगा सर जी 15। क्लियर हो गई बात। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि सर ये डिनोमिनेटर में तो दोनों नंबर सेम टू सेम दिख रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 10 + 3 डिवाइड बाई 15? क्यों नहीं, आराम से लिखो, शौक से लिखिए, बराबर। चलो अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये हमें पता लगा देगा कि सर जी ये 1/v की वैल्यू 13/15 मतलब कि 13/15 आ रहा है। यस, डन। चलो अब यहां से हम v की वैल्यू क्या सोच सकते हैं, ये 15 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और v की वैल्यू जो है 13 से मल्टीप्लाई होगी, तो अल्टीमेटली हम इसको अगर रिवर्स कर दे तो ये v की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15/13 मीटर। क्लियर है इतना, डन। चलो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू 15/13। थोड़ा आगे जाते हैं। अब हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, हमें यहाँ से ये पूछा गया है कि आप जो है वो क्या बताओगे, नेचर और साइज। अभी नेचर को होल्ड पर रखो, वैसे तो नेचर मिल चुका है लेकिन मैं आपको दो चीज़ों से समझाना चाहता हूँ, इसलिए रुको। अभी फिलहाल हम साइज की ओर आगे बढ़ते हैं। अब साइज के लिए मैंने बताया कि हमें अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है वो कैसे पता चलेगा, तो कि वो हमें पता चलेगा उसकी साइज से। और ये साइज कैसे पता चलेगी, तो कि सर वो पता चलेगा हमें मैग्निफिकेशन से। कैसे पता चलेगा बेटा, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले दो होते हैं, एक होता है h'/h और दूसरा होता है -v/u। अब क्योंकि हमें कहीं पर भी h के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ से ये फॉर्मूला कैंसिल करके सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, तो कि सर जी हम -v/u का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि जहाँ जहाँ पर भी माइनस साइन है मैंने यहाँ पर ब्रैकेट किया हुआ है और इस फॉर्मूला के आगे भी जो है वो क्या है, माइनस की साइन है। इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। और इस टॉपिक में जो गलती होती है वो सिर्फ और सिर्फ साइन की ही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाहर एक माइनस की साइन हो गई, बराबर। आपको आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा मैं दूर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो, बराबर। चलो कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि पूरा कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। m इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो माइनस v की वैल्यू क्या है सर, v की वैल्यू है 15/13 और u की वैल्यू कहाँ पर है, तो कि सर u की वैल्यू है -5। तो यहाँ पर 13 से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा 5। अब समझो बात को, बराबर। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है सर ये 5 और 15 कट होगा 5 3 से, और यहाँ पर माइनस और माइनस की साइन भी कैंसिल आउट होकर देगा एक दूसरे को। तो m की वैल्यू जो है वो फाइनली निकल के आती है 3/13। क्या निकल के आती है, 3/13। अब इन दोनों ही नंबर जो है वो हमारा आ चुका है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो आप अब देखो v की वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज़ करी थी, इसलिए मैंने इस नंबर को फ्रैक्शन में लिया था। आप क्या कर सकते हो, आप पहले इसको यूटिलाइज करके फाइनल आंसर निकाल दो और अब आप समझ सकते हो कि ये v की वैल्यू हमें डेसिमल में कितनी आ सकती है। तो ज़रा 13 का टेबल बोलो, 13 × 1 = 13 और 2 बचेगा और ऊपर से 0 आएगा तो 1.1 के समथिंग आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्टीन का टेबल बोलो तो ये 1.1 मीटर के हिसाब से कुछ आंसर आ जाएगा। 1.1 मीटर के आसपास इसका आंसर आ चुकेगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये 3 है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो अगर हम 3 0 कर दे तो ये 0.2 और चलो 30 तो 3 2 26 और 26 तो 4 बचेगा और तो इसका मतलब होता है ये 0.2 के समथिंग आपका आंसर m की वैल्यू आ जाएगी, बराबर। तो ये 0.2 समथिंग आएगा और ये 1.1 के समथिंग आएगा। क्लियर इतनी चीज़। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सर, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें ये पता चला कि पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो आपकी इतने बराबर आती है और जो मैग्निफिकेशन है या साइज ऑफ द इमेज जो है वो इसके बराबर आता है। मेरा कहने का पॉइंट इतना ही है कि आप इसको फ्रैक्शन में बाद में कन्वर्ट कर देना। सबसे पहले आप ट्राई करो उसको, सॉरी डेसिमल में आप बाद में कन्वर्ट कर लेना। सबसे पहले आप इसी फ्रैक्शन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 99.99 नहीं, 100% आपका आंसर एकदम सही आएगा अगर आपने साइन की गड़बड़ नहीं करी है तो। अब आते हैं इसके ऊपर नेचर ऑफ द इमेज के लिए। अब एक चीज़ है हमेशा ध्यान में रखना, बराबर, और ये लिख भी लेना कि जब जब m की वैल्यू जो है, जो आपके m की जो वैल्यू है
अगर वो वैल्यू, अरे यार ये क्या हो जाता है, ओके आ गया ना, हाँ चलो। अगर आपके m की वैल्यू दो तरह से होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अगर आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये आपको वर्चुअल इमेज देता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। और नेगेटिव इमेज जो है वो हमें रियल, नेगेटिव वैल्यू जो है वो रियल देता है। अब क्योंकि हमारे m की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, वर्चुअल इमेज मिलेगी। और v की वैल्यू आप देख सकते हो कि सर v की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब हमें जो है इमेज मिरर के राइट साइड में मिलेगी, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बोलते हैं, साइज में बड़ी होती है, सॉरी साइज में क्या आई मीन्स नेचर में इरेक्ट होती है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेचर होगा वो नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज जो है, नेचर ऑफ इमेज जो है वो क्या रहेगा सर जी, वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, ठीक है। और अगर हमें साइज पूछा जाए कि सर साइज जो है, अगर हमेशा ध्यान में रखिए कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, यहाँ से एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है वो तीन तरह से आती है, एक 1, एक लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 1। अगर m की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब है सेम, उसकी जो साइज़ होगी वो क्या होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगा बेटा, सेम एज ऑब्जेक्ट होगा। अगर उसकी साइज़ जो है वो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये साइज़ कैसी हो जाएगी, लार्जर इमेज हो जाएगी। और अगर इसकी साइज़ 1 से कम है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर इमेज हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो 0.2 मतलब कि स्मॉलर साइज दिख रही है, तो ये जो है वो आप पता अब लग गया होगा। अब देखो पूरा हमारे पास प्रूफ है, समझो बात को, यहाँ से हमारे पास प्रूफ है कि कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब हमारा नॉलेज चेक करते हैं। नॉलेज में क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड में होगा, इसलिए हमने माइनस में साइन ले लिया। इमेज जो है वो हमारी लेफ्ट साइड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका लेफ्ट साइड में होगा, इमेज जो है वो आपकी राइट साइड में होगी, ठीक है। चलो अब इमेज क्योंकि राइट साइड में होगी और हमेशा इमेज हमें छोटी मिलती है, ये हमारा नॉलेज बोलता है, हाँ ओके, ये हमारा नॉलेज बोलता है। अब हमारा प्रूफ समझो कि हमने क्या किया, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। जैसे ही हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो हमें जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव मिली। अब क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव है तो अब हमारा दिमाग चमकेगा कि हाँ कॉन्वेक्स मिरर में वो राइट साइड में होगी, डन ओके। अब आते हैं इसके ऊपर कि m की वैल्यू भी पॉजिटिव मिली। अब क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज देगा, वो भी हमें पता चल गया कि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल है। सेकंड प्रूफ इज क्लियर। नाउ m की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, इसका ये भी मतलब हो गया सर इमेज जो है वो अब स्मॉल हो गई, हाँ क्या ना। तो हमने जो भी नॉलेज गेन किया था थ्रू द रे डायग्राम, क्या यहाँ पर हर एक चीज़ प्रूव हो रही है कि कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज मिलती है, राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव मिलेगा, और क्या बोलते हैं वर्चुअल मिलेगा बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू है। डन, बोलो कोई प्रॉब्लम। पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं एकदम मक्खन की तरह दिमाग में उतरा। ये सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी डिटेल में है, आप कोई भी बुक उठा लो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको कहीं पर भी नहीं मिला होगा। हर जगह पर इसको एकदम शॉर्ट में एक फॉर्मूला और एक लाइन और लास्ट लाइन आंसर, 3 लाइन में या 4 लाइन में मैक्सिमम आंसर खत्म कर देते हैं। आप देखो पूरी स्लाइड भर चुकी है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। एलसीएम की मेथड भी मैंने आपको समझाई है, वी की वैल्यू, फिर ये मेथड, ये आपका ओवरऑल किस तरह से आंसर का पैटर्न होता है, m की वैल्यू के हिसाब से भी क्या पॉइंट्स आता है, और फिर ये पूरा का पूरा, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा जो मिरर फॉर्मूला के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, अब आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी।